हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति के एमसीक्यू क्लास यानी कि पार्ट वन में हम राष्ट्रपति को बेसिक से समझे हैं और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ डिटेल में मैंने समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ सभी क्वेश्चन को, वो भी सिंपल तरीके से। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि एजुकेटिव्स जो पावर है वो किसके ऊपर रहता है, तो वो रहता है राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। वो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया था वही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसके ऊपर निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के ऊपर निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत का राष्ट्रपति क्या है। राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्यों और सरकार दोनों का प्रधान है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान है ये कह रहा है। तो भारत का राष्ट्रपति मैंने बताया है बेसिक क्लास में कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। क्या होता है, राज्य का प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेना का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेना का अध्यक्ष, जो तीनों सेना का जो सुप्रीम पावर किसके पास होता है, तो वो पावर होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासन, नहीं भाई ये नहीं है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्य और सरकार का अध्यक्ष ये भी नहीं है, बहुमत दल का नेता ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें मैं और एक बात आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का ही होता है। सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसका होता है, राष्ट्रपति का ही होता है सबसे बड़ा संवैधानिक पद। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी कि तीनों सेनाओं का जो कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा योग्यता आवश्यक योग्यता नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो भारत का नागरिक हो, ये तो है भाई। ठीक है, वो 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, तो ये भी है। ठीक है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी है। वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं है, ये उसका योग्यता नहीं है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो पूछ रहा है। तो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। 65 वर्ष बिल्कुल नहीं, 70 वर्ष बिल्कुल नहीं, 75 वर्ष बिल्कुल नहीं, कोई आयु सीमा नहीं होता। अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं होता। अधिकतम आयु ये पूछ रहा है, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम इसका कोई सीमा नहीं होता। ठीक है, वो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, उससे बढ़कर जितने भी हो वो चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका राइट आंसर।
तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अधिकतम कितनी बार वो निर्वाचित हो सकता है? तो वो कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी बार वो निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? यानी कि राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होता है वो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वो अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति संबंधित जो भी विवाद आता है उस विवाद को कौन सुलझाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो निर्वाचन संबंधित विवाद है उसको सुलझाता है उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? मतलब कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, ये तो योग्य है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ हो, हम मतलब लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो योग्यता राष्ट्रपति को भी चाहिए। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये उनका योग्यता नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन विधि से किया जाता है? तो इसका मैंने आंसर बताया था, वही एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एकल हस्तांतरण मत पद्धति। यानी कि अगर इसका मैं डिटेल से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो, यानी कि अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 5 उम्मीदवार उसमें भाग लेते हैं, ए बी सी डी और ई, तो इसमें आप जिसको ज़्यादा पसंद करें उसका नाम पहले लिखेंगे। सपोज़ कीजिए कि आप उसमें सी को ज़्यादा पसंद करें तो सी को पहले लिखेंगे, उसके बाद अगर बी को पसंद कर रहे हैं तो बी, उसके बाद ई को पसंद कर रहे हैं तो ई को लिखेंगे, उसके बाद ए को पसंद कर रहे हैं तो ए को लिखेंगे। मतलब जिसको ज़्यादा पसंद करेंगे आप वोट देने के लिए उसको पहले में लिखेंगे, उसके बाद सी के बाद जो भी आपको कम पसंद लग रहा है उसको नेक्स्ट लिखेंगे, तो उसके नीचे लिखते जाएंगे। इस तरह से होता है, एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा उनको चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? यानी कि उनका पद और गोपनीयता का शपथ, यानी कि शपथ उनको कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ ग्रहण कराते हैं, वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वो शपथ ग्रहण करते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत वो शपथ ग्रहण करते हैं। मैंने आपको उसका ट्रिक भी बताया था कि 60 शपथ, ठीक है, 60 शपथ इसका ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? यानी कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित रहेंगे तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कौन दिलाएगा भाई? वो दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्य को कौन ग्रहण करेगा?
तो उनके कार्यभार को जो है कौन ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस समय उनके कार्यभार को ग्रहण करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर देश में नहीं हैं, वो कहीं बाहर गए हैं, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति अगर अपना पद से त्यागना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? वो अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर उपराष्ट्रपति अगर अपना पद त्यागना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वो अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक ही समय में उनका पद रिक्त हो जाए तो उनका कार्यभार को कौन संभालेगा? वो संभालेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार को संभालेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कह रहा है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यानी कि जब भी भारत के राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है उस समय भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उस समय जो राष्ट्रपति का कार्यभार को कौन संभालेगा? भारत के उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? वो करते हैं 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर निर्वाचित किया जाता है और उस निर्वाचन में जो भी विजय होता है उसको राष्ट्रपति का भार दे दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो कौन से राष्ट्रपति जो कि पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं? तो वो है ज्ञानी जेल सिंह। कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबे समय तक कौन भारत के राष्ट्रपति रहे? तो मैंने आपको जो राष्ट्रपति के जो बेसिक क्लास है मैं वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार पूर्णकालीन राष्ट्रपति रह चुके हैं और 3 बार राष्ट्रपति के शपथ ले चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? वो कौन है जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, जो कि मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं? तो वो हैं हिदायतुल्ला। कौन है? वो है हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। तो न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्ला हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। कौन जो है सर्वसम्मति से चुने गए हैं, निर्विरोध जीत गए थे? कौन? उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के
प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? मैंने आपको अभी ही ये बताया कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर, और 3 बार वो राष्ट्रपति के शपथ भी ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करेगा? तो वो करेगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 वो कहता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है वो देख लेते हैं। लोकसभा का सत्र बुलाना ये तो राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा का विघटन करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा का सत्रावसान करना ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना ये नहीं है भाई राष्ट्रपति के कार्य। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? यानी कि वो कौन सा विधेयक है जो कि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है? तो वो कौन सा है? धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो किस वीटो का प्रयोग करता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति कोई बिल को पुनर्विचार के लिए वो लौटा देते हैं तो वो किस वीटो का प्रयोग करता है? वो कौन से वीटो का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो वो निलंबनकारी वीटो या फिर सस्पेंसिव वीटो उसको कहा जाता है। उसको कौन सा वीटो कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कहता है राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति संघ और समवर्ती सूची के ऊपर वो अध्यादेश जारी करते हैं। कौन से? संघ और समवर्ती सूची के ऊपर वो अध्यादेश जारी करते हैं। संघ सूची के ऊपर केवल संसद कानून बना सकता है, जबकि समवर्ती सूची कौन सा है? समवर्ती सूची के ऊपर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के अंदर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ और समवर्ती सूची। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रपति किसी सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। यानी कि वो कौन सी सूची है जहाँ पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? वो है राज्य सूची। राज्य सूची के ऊपर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करते, क्योंकि राज्य सूची के ऊपर विधानमंडल का अधिकार होता है कानून बनाने का। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? यानी कि वो कौन सा स्थिति है जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब दोनों सत्र में ना हो। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उसे क्या कर सकते हैं भाई? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है उसका करेक्ट आंसर। वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है?
तो 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो कि न्यायाधीश की नियुक्ति वो कर सकते हैं अनुच्छेद 124 के अंदर। और एक चीज़ आप याद रखो, अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में दिया गया है, ठीक है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन और 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति दोनों आता है, ठीक है, इसको याद रखो। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। वो केवल और केवल राष्ट्रपति को वो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड से उसको बचा सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, यानी कि किन किन परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, वो कौन सा परिस्थिति है। तो वो है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, इस स्थिति में वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित सदन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाए, इस स्थिति में भी वो बुला सकते हैं भाई संयुक्त बैठक। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना करना, तो ये राज्यसभा में होता है, इस स्थिति में भी कर सकते हैं संयुक्त अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, तो उपयुक्त जितने भी दिए गए हैं सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। जब प्रधानमंत्री परामर्श देंगे राष्ट्रपति को तब लोकसभा भंग किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि किन परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वो परिस्थिति है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति घोषणा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं डिटेल से बताया है मैंने राष्ट्रपति के जो बेसिक्स क्लास है उसमें, तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी कि वो कौन सी स्थिति है जहाँ पर वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो संसद के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है। तो वो कितने समय तक रखा जाएगा, वो 6 सप्ताह तक रखा जाएगा, ठीक है। तो वो कितने समय तक रखा जाएगा, 6 सप्ताह तक वो रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड, जी हाँ वो कर सकते हैं। सैनिक अदालत द्वारा किए गए दंड वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो, तो इसमें भी वो कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है, यानी कि उनके पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। वो होती है पूर्ण निषेध, यानी कि अत्यंतिक वीटो वो कहलाता है, अब्सोल्यूट वीटो भी कहलाता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी निलंबित निषेध, यानी कि सस्पेंसिव वीटो, पुनर्विचार के लिए जो राष्ट्रपति भेजते हैं, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है,
तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, जेबी वीटो जो कि पॉकेट वीटो। तो ये तीनों ही होता है, ठीक है, ये तीनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो ये आप याद रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी कि पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था? वो था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, जो कि ज्ञानी जेल सिंह ने किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? वो कौन से 2 सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? वो है एंग्लो इंडियन, लेकिन अब ये नहीं रहा। संविधान संशोधन 104 के तहत उसको बंद कर दिया गया, अब उसको नहीं रहा, हटा दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 49 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकते हैं? नहीं भाई। पुनः स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं? नहीं। अनुमति देंगे? हाँ, वो जरूर अनुमति देंगे, उस पर अनुमति देने के लिए वो बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेंगे? नहीं भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी कि उन्हें वो जो उम्मीदवार बनेंगे उनके लिए क्या आवश्यक योग्यता नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, ये तो है। पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है, वो बिना पढ़ा लिखा होंगे तब भी चलेगा, ठीक है। संसद चुने जाने योग्य हो, वो तो है। देश का नागरिक हो, वो तो है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वो स्वयं प्रत्याशित होता हो? ये नहीं है भाई। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो? ये भी नहीं है। वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर मुख्यमंत्री जो राज्य का विधानमंडल है वो अगर विधान परिषद का सदस्य हो तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अगर वो विधानसभा का सदस्य हो तो वो भाग ले सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति? जनता द्वारा? नहीं। बी, संसद सदस्यों द्वारा, वो भी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है, राज्य सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है, ना कि मनोनीत। निर्वाचित सांसदों ओ विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उसको ठीक से दर्शा रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 55, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यानी कि अध्यादेश जो जारी करेंगे राष्ट्रपति वो उनका कौन सा अधिकार है? वो उनका है विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? मैंने आपको बताया था जो पार्लियामेंट होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लेकर बना है, तो उसे ही हम जान सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो सांसद है पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? वो कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाएगा? जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन अधिनियम नहीं बन पाएगा ना जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो ये हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। जब
वो संसद के दोनों सदनों से पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति वो अपना सहमति दे देंगे, तब जाकर ये अधिनियम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो किस तरीके से, तो वो चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसको ठीक रूप से दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो कि भारत के संवैधानिक पद के सबसे बड़े पद में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। उनका चुनाव किस तरीके से किया गया था, तो उनका चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा उनका चुनाव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसमें है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसमें है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है, जी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को है, जी नहीं। संसद के दोनों सदनों को है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, कितने सदस्यों को वो मनोनीत कर पाएंगे, तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो भी कला साहित्य विज्ञान से संबंधित रखता है उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने की कानूनी रूप से सक्षम है। यानी कि कौन युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और शांति का फैसला भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। केवल एक बार नहीं, कई बार। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। उसका कोई समय सीमा नहीं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसका कोई समय सीमा नहीं है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में ये पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। यानी कि वो अपने पद पर कितने वर्ष के लिए रह सकते हैं, वो रह सकते हैं 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति, तो उनको पद से हटाया जाता है। वो प्रक्रिया कहता है संसद द्वारा महाभियोग लाना, उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है संसद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। वो हो जाएगा कभी नहीं। अभी तक देश में आर्थिक संकट की घोषणा यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, जो कि अच्छी बात है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग
किस आधार पर लगाया जाता है? वो संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान के उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग, वो किस देश से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका से, अमेरिका से ली गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उसका जिक्र आता है। कितने में? 61 में उसका जिक्र आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो वो राष्ट्रपति के 14 दिन के लिखित सूचना के बाद उसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वो 14 दिन, बिल पास होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसका नोटिस पीरियड दे दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 73, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? वो कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए। सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए। कितने? संसद के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य उसमें सहमति जाहिर करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत का महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी वो करते हैं, एक राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति भी वो भी करते हैं। ये महान्यायवादी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उन तीनों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? उनका नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं उनका नियुक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन अपने पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति की मर्जी हो? वो है राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर तब तक रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक। ठीक है, क्योंकि गवर्नर का नियुक्ति यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? वो केवल राष्ट्रपति को ही दिया गया है वो अधिकार, और किसके पास भी नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, वो अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देगा? ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा देते हैं प्रधानमंत्री के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? संसद का अधिवेशन कौन बुलाते हैं? संसद का अधिवेशन कौन भाई? राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद का अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो भी कला, साहित्य, विज्ञान से संबंध रखते हैं, और लोकसभा से 2 सदस्यों को जो कि एंग्लो इंडियन है उनको मनोनीत करते हैं। इन दोनों को अगर मिला दें तो 14 हो जाएगा। तो 14 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं उसको अब राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते, अब सिर्फ 12 लोगों को, जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है?
मतलब कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन को मैंने सबको लिया है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।